Hello, good evening. This is Sambhav Kumar from Aditya classes. We are discussing here now remaining part of this chapter, which is petroleum. ठीक है, पिछली क्लासों में हम लोगों ने बहुत अच्छे से सारा टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ था. ठीक है, तो ना इस क्लास में हम पेट्रोलियम को कवर करेंगे. ठीक है, पेट्रोलियम के लिए जो भी हम कवर करेंगे इससे पहले हमको एक चीज़ बहुत जानना जरूरी है कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले याद रखना है कि जो भी फॉसिल फ्यूल होते हैं हमारे यहाँ, मान लीजिए ये, ठीक है, ये हमारा क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और कोर हो गया. जो भी फॉसिल फ्यूल का ऑकरेंस होता है वो क्रस्ट में ही होता है. आप खुद से दिमाग लगा के देखिए, जो हमारा मेंटल होता है वो सेमी मोल्टन फेज में होता है. ठीक है, सेमी मोल्टन फेज में होगा, उसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं. ठीक है, लेकिन वो अभी आपको नहीं पढ़ना है. ठीक है, वो नहीं पढ़ना है एस्थेनोस्फीयर क्या होता है इसमें. बस इतना जान के चलिए कि हमारे अर्थ का जो पार्ट होता है वो क्रस्ट मेंटल कोर में डिवाइडेड होता है. तो जो मेंटल होता है वो सेमी मोल्टन फेज में होता है, और इसी मोल्टन लावा पे जो हमारे प्लेट्स हैं वो ऑक्सीलेट करते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं इधर से उधर. ठीक, तो अगर मान लीजिए फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल मतलब क्या, कि हमारे फॉसिल से हो या जानवरों के फॉसिल से हो, उनसे कोई फ्यूल बना है. फ्यूल मतलब ये बोल सकते हैं कि जिसको बर्न करने पे हमको एनर्जी मिलेगा. ठीक, तो इतना मान के चलिए कि अगर मान लीजिए वो फ्यूल जो भी फॉसिल है अगर मेंटल के कांटेक्ट में आया, क्या वो बच पाएगा, फॉसिल रह पाएगा. मेंटल का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, क्या फॉसिल उसमें बच पाएगा, नहीं बच पाएगा. ऑब्वियस सी बात है, नहीं बच पाएगा. इसलिए जो फॉसिल फ्यूल का ऑकरेंस होता है वो हमेशा क्रस्ट में ही होता है. ये सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब पेट्रोलियम क्या है, इट इज़ अनदर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है किस किस तरीक़ों से मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है. हमारे जितने भी व्हीकल रन करते हैं, जितने भी 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, वो सब पेट्रोल पे ही रन करते हैं, पेट्रोल और डीजल. ठीक है, इट इज़ यूज फॉर द हीट एंड लाइटिंग लुब्रिकेंट्स ऑफ मशीनरी. जितने भी मशीन ऑयल्स आते हैं, ग्रीस आते हैं, सब इसी का प्रोडक्ट होता है. ठीक है, एंड एज ए रॉ मटेरियल फॉर मेनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. ठीक है, रॉ मटेरियल की तरफ भी यूज किया जाता है. देखिए, जब भी हम लोग को ऑयल निकलता है, ठीक है, पेट्रोलियम ऑयल निकलता है, तो उसमें उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है. ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर पे, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके जो डिफरेंट टेम्परेचर पर जो प्रोडक्ट का बाई प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करके उसको अलग अलग नाम दे देते हैं. बस आपको पेट्रोल और डीजल में डिफरेंस समझना हो तो बस इतना समझ लीजिएगा कि जो भी पेट्रोलियम ऑयल निकला है, ठीक है, उसका फर्दर हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, और डिफरेंट टेम्परेचर पे डिस्टिलेशन करने से क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, और डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उनके टेम्परेचर डिफरेंस पे ही उसका नाम पेट्रोल रखा जाएगा, या आपका उसका नाम डीजल रख दिया जाएगा. डिफरेंट ऐसे नाम रखा जाता है. अगर आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझ सकते हैं. मान लीजिए आप दूध लिए हुए हैं. ठीक है, दूध लिए हुए हैं, मान लीजिए एक बीकर है यहाँ पे, और इसमें क्या है, दूध है. ठीक है, 1 लीटर दूध ले लिए, इसको गर्म करते गए तो मलाई क्या होगा, जो इसका मलाई वाला पोर्शन है, जो इसका मलाई वाला, देखिए मलाई तो हम येलो से दिखा देते हैं. ठीक है, ये इसका मलाई वाला पोर्शन है, सॉरी, मलाई वाला पोर्शन है, इसके ऊपर आ जाएगा. ठीक उसी तरीके से जब पेट्रोलियम ऑयल को डिफरेंट लेयर में हीट करेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर में हीट करेंगे, तो वो जो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड हो जाएगा, और जिस लेयर को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उसका डिफरेंट तरीके का नाम ले देंगे. और लुब्रिकेंट भी जो पेट्रोलियम ऑयल से हम लोग को मिलता है, जो भी हमारा क्रूड ऑयल होता है, जो पहले जो रॉ फॉर्म में निकला ऑयल उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं, और फिर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके जो डिफरेंट प्रोडक्ट निकलते हैं उसका डिफरेंट नाम हो जाता है. बस इतना समझ लीजिए अभी आप लोग. ठीक है, पेट्रोलियम इज फाउंड इन द फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन द पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स. गैस अकर्स अबव द ऑयल. ठीक है, ये रखना है. फॉल्ट क्या होता है अभी आपको बताए हुए थे कि मान लीजिए आप लोग को इतना तो पता होगा कि हमारे जो प्लेट्स हैं वो मूव करते रहते हैं, और प्लेट ही, जब 2 प्लेट डिफरेंट प्लेट अपने एक दूसरे में टकराते हैं तो उससे वेव जनरेट होता है, उसी से हमारा अर्थक्वेक वगैरह आता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म भी फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो बस ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये भी एक प्लेट है, और ये इसके अंदर सबसाइड कर रहा है. ठीक है, ये इसके अंदर सबसाइड कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है. तो ये नीचे की तरफ कब जाएगा, जब इस प्लेट की डेंसिटी कम होगी, और ये ऊपर क्यों ही रह जाएगा, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी. ठीक है, ये नीचे गया तो जो यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हुआ है, जो यहाँ पे आपका डिप्रेशन क्रिएट हुआ है, ये वाला डिप्रेशन जो है आपका क्रिएट हुआ है, ये वाला, उसको क्या बोलते हैं, उसको फॉल्ट बोलते हैं. ठीक है,
तो पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा? फॉल्ट में मिलेगा। पोरस एंड नॉन पोरस ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक रॉक है, ठीक है, ये एक रॉक है, इस पे बारिश हुआ, ये बारिश हुआ, ठीक। अगर ये बारिश को अपने नीचे लीचिंग नहीं करने देता है, सीपेज नहीं करने देता है, इसका लीचिंग नहीं होने देता है, तो ये नॉन पोरस हो गया, ठीक है। अब सॉरी, नॉन पोरस हो गया, ठीक है। पोरस रॉक क्या करेगा कि जब वाटर आएगा जब, तो इसमें क्या करेगा? सीपेज करने देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लीचिंग जो होगा अलाउड होगा, यहाँ पे जो लीचिंग होगा अलाउड नहीं होगा। लीचिंग मतलब क्या होता है? जब सीपेज करता है वाटर ग्राउंड के नीचे, ठीक, ऐसे देखना है हमको, ठीक है। नॉन पोरस एंड नॉन पोरस दोनों रॉक के बीच, फॉल्ट के बीच में काम करता है। गैस अकर द अबव द, जब भी कोई गैस होगा, जब भी कोई क्रूड ऑयल होगा, उसके ऊपर गैस हम लोग को पाया जाता है, ये हमको देखना है, ठीक। अभी इसी में आगे बढ़ते हैं। मुंबई हाई हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, असम हो गया, एंड इम्पोर्टेंट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन द कंट्री। अंकलेश्वर इन गुजरात एंड डिगबॉय एंड द नहरकटिया आर द इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड इन असम, ठीक है। ये बस याद रखना है कौन कौन सा है। मुंबई हाई है, गुजरात है, ठीक है, डिगबॉय है आपका, डिगबॉय असम में होता है। नहरकटिया भी कहाँ पे है? असम में है। यहाँ पे हम लोग को अंकलेश्वर जगह है, ठीक है, अंकलेश्वर जगह गुजरात में है, वहीं पे हमको मिलता है इसका रिजर्व, जो क्रूड ऑयल रिजर्व है हमको यहीं पे मिलता है, ठीक है। डिगबॉय के पीछे भी एक कहानी है। जैसे पहले अंग्रेज आए हुए थे, तो सबसे पहला हमारा जो पेट्रोलियम रिजर्व जहाँ पे फाउंड हुआ, तो डिगबॉय ही है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग लेबर हायर किए थे, और अगर हम डिगिंग करेंगे, ठीक है, डिगिंग करेंगे किसी भी ज़मीन का, तो अंग्रेज लोग क्या बोलते थे? अंग्रेज बोलते थे डिग बॉय, तो इससे उसका नाम डिग बॉय पड़ गया, ठीक। चलिए हम नेचुरल गैस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक, इट इज एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोर्स एज इट इमिट्स, ठीक, it is an environment friendly source as it emits carbon dioxide in low quantity. It may occur with or without petroleum, ठीक है, याद रखना है। It is used as a raw material in the petrochemical industry and as a source of energy, ठीक है, पहले याद रखना है। देखिए, जो भी हमारा क्रूड ऑयल होता है उसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होते हैं, यानी जब हम उसको बर्न करते हैं तो जो बाई प्रोडक्ट कार्बन वाला बाई प्रोडक्ट निकलता है पेट्रोलियम से, वो ज़्यादा निकलता है, ठीक। लेकिन एज कम्पेयर टू द पेट्रोलियम ऑयल और क्रूड ऑयल, जो नेचुरल गैस होता है, इसमें कार्बन कंटेंट्स कम होता है, इसलिए जब इसको बर्न करेंगे, इससे जो एमिट होगा, कार्बन का एमिशन होगा, वो भी एज कम्पेयर टू द क्रूड ऑयल कम होगा, ठीक है, वो चीज़, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पेट्रोलियम और मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे क्रूड ऑयल हो उसके ऊपर ही नेचुरल गैस हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है, ठीक है, एज ए लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैसेस। कृष्णा गोदावरी आप विजयनगर एम्पायर पढ़े होंगे, ठीक है, कृष्णा गोदावरी हो गया आपको, ठीक, वहीं पे है, ये साउथ में है आपका, ठीक है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश वाला रीजन में और तमिलनाडु वाले रीजन में, ठीक। मुंबई हाई एंड गल्फ ऑफ खंबात, ठीक है, एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑल्सो हैव ए लार्ज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कृष्णा गोदावरी बेसिन, गल्फ ऑफ खंबाट और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, याद रखना है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है नेचुरल गैस, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज इज नोन एज अ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एंड द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द यूजिंग फास्ट फ्लोइंग वाटर इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अभी अब हम लोग पिछले कल क्लास में बात किए हुए थे बहुत अच्छे तरीके से कि जहाँ पे कोल फाउंड होगा वहीं पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जो इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, वो बैठा सकते हैं। क्यों बैठा सकते हैं? क्योंकि रॉ मटेरियल जहाँ पे अवेलेबल होगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम लगेगा, तो हम जो भी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे उसका भी रेट जो होगा वो कम आएगा, ठीक है, ये बताए हुए थे। और एक चीज़ बताए हुए थे कि कार्बन जो होता है अपना वेट लूज करता है, ठीक, अपना वेट लूज करता है, इसलिए जो भी इंडस्ट्री सेटअप किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? नियर टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ हो सकता है? नियर टू द कोल माइन, ठीक। हमारे यहाँ जो बिहार में है बरौनी वाला थर्मल प्लांट है, ठीक है।
अब इस पे भी बात कर सकते हैं हम लोग कि थर्मल प्लांट क्या सही है, क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट सही है। हम लोग तो पिछले क्लास में देखे थे किस तरीके से आपका डैम बनाने पे उसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी देखे थे, उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी देखे थे, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस किए हुए थे। अगर थर्मल पावर प्लांट में हम लोग कोल को यूटिलाइज करते हैं तो कोल का इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, एक तो पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, ठीक है भाई, हम लोग कार्बन को बर्न करेंगे और जो आपका ग्रीन हाउस गैसेज है जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी है वो फर्दर इंक्रीज कर जाएगा और हमारे लिए एज ए हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डिग्रेडेबल होगा, ठीक है, ठीक होगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में देखे थे किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे, ये भी हम लोग बहुत देखे थे। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में ऐसे सोच लीजिए, कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल, जो हम लोग हमारे जो पूर्वज जो होते हैं, हमारे जो हम जिनके डिसेंडर हैं, हमारे जो असेंडर्स थे, ठीक है, ठीक है, हमारे जो असेंडर्स थे वो किन किन चीज़ों का यूज करते थे। पहले के लोग क्या यूज करते थे, लकड़ी जलाते थे आपका, ठीक है, कोल का यूज करते थे जलाने के लिए, तो वो कन्वेंशनल है, ठीक है। ट्रेडिशनल कन्वेंशनल दोनों सेम ही होता है। नॉन कन्वेंशनल की हम लोग जिसको हीट प्रोड्यूस करने के लिए, जिसको एनर्जी के सोर्स के लिए अभी तक यूटिलाइज नहीं किए थे, लेकिन ड्यू टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोग यूटिलाइज करने के लिए कैपेबल हो गए। जैसे क्या हुआ आपका, सोलर एनर्जी हुआ। पहले क्या सोलर प्लेट था, फिर बाद में सिलिकॉन का हम लोग फोटोवोल्टाइक सेल लेके आए, ठीक है, उस पर सन रेज पड़ता है, फिर क्या होता है, सिलिकॉन होता है उसमें, ठीक, सिलिकॉन होता है, फर्दर उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में हम लोग को यहीं पढ़ना है। ये क्या होता है, रीन्यूएबल होता है, मतलब सनलाइट को कभी खत्म हो सकता है, हवा कभी खत्म हो सकता है, वाटर कभी खत्म हो सकता है। वाटर साइकिल आप पढ़े ही होंगे, ठीक है, वाटर साइकिल हमको नहीं लगता कि आपको बताने का जरूरत है। अगर आगे आगे किसी भी टॉपिक में वाटर साइकिल आएगा हम डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करेंगे उस चीज़ को। तो ये क्या होता है, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है, और ऑफन नोन एज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी आर सोर्स दैट रिन्यूड बाई नेचुरल प्रोसेस ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस, ठीक है, कंटिन्यूअस कर लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स में आप अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, नॉन कन्वेंशनल सोर्स में आप लिख लीजिए वाइंड, ठीक है, आपका हाइड्रो एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक, आप क्या लिख सकते हैं, सन एनर्जी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टाइडल एनर्जी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, जियोथर्मल लिख सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जी लिख सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। न्यूक्लियर एनर्जी जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का पहला हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी क्या हो सकता है, इट इज प्रोड्यूस बाय द अल्टरिंग द एटम्स ऑफ एन एटॉमिक रिएक्टर, ठीक है, इन एटॉमिक रिएक्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है, अभी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, पिछले क्लासों में, साइंस के क्लासों में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। दो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल होता है, इसको हीट करेंगे तो ये क्या होगा, एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है, यानी इनके बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। उसी तरीके से क्या होता है, जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जिसपे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक, ऐसे रुकिए आपको बता देते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अगर ये डिफरेंट, इसका डिसइंटीग्रेशन होता है, ये टूटता है, तो इससे क्या होता है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। उसी तरीके से सिमिलरली जब दो आपका जो न्यूक्लियस होता है वो एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, एक दूसरे में मिलते हैं, एक दूसरे में फ्यूज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। और जब टूटते हैं तो उनका एक टेक्निकल नाम है, उसको क्या बोलते हैं, फिजन, इसको बोलते हैं फ्यूजन बोलते हैं, ठीक। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारा सन एनर्जी रिलीज करता है, दो हाइड्रोजन एटम को फ्यूज करके हीलियम एटम बनाता है, और दो एटम जब फ्यूज हो जाते हैं तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, उसी को फ्यूजन बोलते हैं। यानी सन जो हमारा एनर्जी रिलीज करता है वो फ्यूजन प्रोसेस से करता है, ये बात को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है, ठीक।
और जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो फ्यूजन से होता है। यानी यूरेनियम का एटम होता है, ठीक है, यूरेनियम का एटम हम लोग यूज करते हैं यूरेनियम 235, उसका डिसइंटीग्रेशन होता है और तोड़ने के बाद जब टूटता है तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है और उस एनर्जी को हम लोग वेपर के फॉर्म में टरबाइन को घुमाते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और दिस इलेक्ट्रिसिटी इज क्वाइट गुड एज कंपेयर टू कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज दे इमिट लेस कार्बन देन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यूरेनियम एंड थोरियम, ठीक है। थोरियम एक मोनोजाइट साइट में मिलता है, याद रखना है। केरला में एक मोनोजाइट सैंड मिलता है, ठीक है, उसी में थोरियम एक्सट्रैक्ट हुआ जाता है। इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एज फाउंड इन द झारखंड अरावली रेंज ऑफ राजस्थान एंड मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला, ठीक है। यहाँ पे मिलता है। न्यूक्लियर एनर्जी कम्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स, इसको फिजन लिख सकते हैं आप, ठीक है। स्प्लिटिंग को आपको क्या लिख लेना है, आपको फिजन लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। स्प्लिटिंग जो होता है उसको फिजन बोलते हैं, ठीक है। रिएक्टर टू द हीट वाटर इनटू स्टीम, और स्टीम जो होता है वो टरबाइन को क्या करता है हमें बता चुके हैं, टर्न करता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। 93 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन 28 स्टेट जनरेट नियरली 20% ऑफ द नेशंस इलेक्ट्रिसिटी, ऑल विदाउट कार्बन एमिशन, ठीक है। हम बता चुके थे जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है दैट इज पुअर सोर्स ऑफ एनर्जी का हम बोल सकते हैं उसको, क्योंकि दे प्रोड्यूस पोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, और कार्बन आएगा ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेंगे, हीट ट्रैप ज़्यादा बढ़ेगा और क्लाइमेट चेंज होगा, फर्दर हमारे हेल्थ को डिटोरिएट करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के उसमें घाटे होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कार्बन एमिशन नहीं होता है। इसका भी आपको डिसएडवांटेज है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें जो हॉट वाटर होता है उसको कूल करके वाटर बॉडी में छोड़ना होता है। बहुत सारे मतलब इसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो मतलब ये बता दे रहे हैं सिंपल में कि इसका भी डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। ऐसे मतलब पूरा का पूरा हम लोग को तोड़ लेके पढ़ना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा पढ़ना है, ठीक। सोलर एनर्जी देखते हैं हम लोग। सोलर एनर्जी क्या होता है, बिकॉज इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री देयर आर immense possibilities to harness solar energy. Solar plants are being set up in the various part of the country. Various residential apartments have also installed solar cell panels on their roof to generate electricity. Solar energy is the radiation from the sun capable to producing heat, causing chemical reaction or the generating electricity. The total amount of solar energy received on the earth is vastly more than the world's current and the anticipated energy requirements. ठीक है। अब इसको पढ़ना है, देखिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। ये है हमारा अर्थ, ठीक है, अर्थ है, ठीक। यहाँ पे हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये हो गया हमारा इक्वेटर, ठीक है। ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है, 23 डिग्री एंड हाफ मिनट नॉर्थ, ये हो गया आपका 23 डिग्री एंड हाफ मिनट साउथ, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को ये पता होगा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्यों ड्रॉ किए गए थे, ये इमेजिनरी लाइन है जो हमको एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जो सन का रेज होता है, जो सन का डायरेक्ट रेज होता है वो इस रीजन में ही ऑक्सीलेट करते रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो सन का रेज होता है इस रीजन में ही ऑक्सीलेट करते रहता है। जब सन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली हिट करता है तो होता है समर सोलिसिटीज। जब सन आपका डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे ले करता है तो क्या उस समय क्या होता है विंटर सोलिसिटीज, जो 22 दिसंबर को होता है, 21 जुलाई को होता है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक। तो सन का जो रेज है आपका डायरेक्ट इसी वाले एरिया में ऑक्सीलेट करते रहेगा। इस एरिया में क्या होगा, डायरेक्ट सनरेज मिलेगा। डायरेक्ट सनरेज को क्या बोलते हैं हम लोग, इंसोलेशन भी टर्म करते हैं, ध्यान में सुनते रहिएगा। अभी ये सब टर्म आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, फिर भी जान जाइएगा तो आपके लिए बेहतर ही है। तो इंसोलेशन जो होगा सन का वो इस रीजन में ज़्यादा होगा, इस रीजन में होता है आपका इंसोलेशन 320 वाट मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, और पोल पे होता है 70 वाट मीटर स्क्वायर, ठीक। ये आपको ध्यान देना है। इस वाले रीजन में इंसोलेशन ज़्यादा होगा तो हमको जो सन रेज ज़्यादा मिलेगा, तो इस रीजन में हम क्या कर सकते हैं, इस रीजन में हमें
सोलर पैनल लगा के क्या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फोटोवोल्टाइक सेल होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, सिलिकॉन का यूज किया जाता है, ये सब आपको बता चुके हैं हम, ठीक। तो इस सोलर एनर्जी का पोटेंशियल पे हम लोग बात कर रहे थे, इंडिया में क्या पोटेंशियल है, ठीक ठीक है। अब देखिए सोलर सेल का पैनल्स में आपको बता दिए कि रूफ पे लगाया जाता है, उसमें तो आपको पता है ये सिलिकॉन का सेल होता है, फोटोवोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है। और इसमें एक लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जितना हमारे वर्ल्ड में जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ हीट का जो प्रोडक्शन होता है उससे ज़्यादा ही सन से होता है। यानी सारे हीट को हम लोग अगर कंजर्व करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में उसको चेंज करने का हमारे पास कैपेबिलिटी होगा, ठीक है। हमारे पास अगर कैपेबिलिटी होगा तो हम एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट बना सकते हैं। चलिए थैंक यू सो मच। आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच।